तो कैसे करें ना, एज यूजुअल हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डीए जैसे होता है, और क्या ना, अगर यहाँ पे मैं देखता हूं तो ये जो डीए वेक्टर होगा वो होगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स, और जो ई वेक्टर होगा वो ऐसे, यानी दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। तो therefore E dot dA will be equal to surface integral E dA cos 0, और वो कितना हो जाएगा ना, E into integration dA, और वो कितना होगा A into 4 by small r square not capital R square is equal to। अच्छा रोहन, तुम एक काम करना, तुमने ये सारा नोट करके रखना, ये तुम्हारा तो मैं बैकअप क्लास में जो कराऊंगा ना, लेकिन थोड़ा सा ना नोट करके रखोगे तो एटलीस्ट जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। दिस फॉर रोहन। तो इज इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आज इस मुझे बताओ कि क्यू इनसाइड कैसे निकालूं, क्यू इनसाइड कैसे निकालूं। अच्छा दिया क्या है, दिया ये है कि कैपिटल क्यू कैपिटल रेडियस के स्फीयर में पड़ा हुआ है, मौजूद है। मुझे क्यू इनसाइड चाहिए क्या, स्मॉल आर रेडियस, कैसे निकालूंगा। इंटीग्रेट विल बी टफ, और कोई तरीका, सिंपल यूनिटरी मेथड से होगा। सर होलो स्फीयर मान के कर सकते हैं कि जिसे नहीं इतने, मैं मेरा सवाल है कि इतने पोर्शन ऑफ द स्फीयर का चार्ज कैसे निकाल। मैं समझ गया, तुम ये कहना चाह रहे हो कि बाहर वाला जो स्फीयर है उसको हम होलो स्फीयर मानेंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि बाहर वाले स्फीयर के वजह से अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। वो लॉजिक तो ऑलरेडी समझ लो अप्लाइड हो चुका है, क्योंकि हम जब ई डॉट डी निकाल रहे हैं तो हमने इस सरफेस पे ई डॉट डी निकाला, और वो कैलकुलेट करके e into 4 pi r square, कौन सा स्मॉल r, क्योंकि उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस ले, ये वाला सरफेस। ये मैं कह रहा हूं कि जब चार्ज इनसाइड निकालोगे तो भी तो उसी पोर्शन का चार्ज होगा। अब मुझे जो पता है वो है कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर पे जो चार्ज है कैपिटल, वो पता है मुझे, तो उस छोटे वाले स्फीयर का, छोटे वाले रेडियस का स्फीयर का चार्ज कैसे पता चलेगा। हाँ वही तो पूछ रहा हूं मैं, कैसे, मैंने यूनिटरी मेथड हिंट दिया, क्या रहेगा, कैपिटल आर वाले पे क्यू है तो फिर स्मॉल आर वाले पे कितना होगा, कैलकुलेशन कर सकता है ना। ठीक है, तो एक बार अटेम्प्ट करो, निकालो, तब तक तुम लोग भी निकालो बेटे। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है स्मॉल आर रेडियस पे कितना चार्ज है, क्योंकि क्यू इनसाइड निकालना है मुझे, ये क्यू इनसाइड निकालना मुझे, तो यानी क्यू इनसाइड क्या होगा इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। ओके, अरमान ने एक आंसर दिए हैं, अरमान आंसर करेक्ट है, एक बार एक्सप्लेन कर दोगे अरमान, या अरमान ने अक्षत एक्सप्लेन करोगे बेटे, अक्षत। यस सर। एक बार एक्सप्लेन करो जरा, ये क्यू इनसाइड आएगा कैसे। सर मैं भी निकाल रहा था, बट सर मेरा लॉजिक ये कि क्यू इनसाइड के लिए मैं जो उसका लीनियर चार्ज पे जो लीनियर चार्ज की डेंसिटी है, जो रो जो लेंगे हम उसको सर ये करा था कि जैसे जो जो इनसाइड स्फीयर है उसको अगर हम एक हॉलो स्फीयर की तरह ले लें तो फिर उसका हॉलो स्फीयर नहीं चलेगा, वो भी एक सॉलिड स्फीयर है। अच्छा अरमान तुम्हारा आंसर करेक्ट है, तुमने निकाला कैसे, लॉजिक क्या। सर मैंने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को माना, तो सर उस हिसाब से 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब पे अगर कैपिटल क्यू है तो 1 पे क्यू बाय 4 डिवाइड बाय वॉल्यूम, और फिर आर क्यूब मल्टीप्लाई मतलब अंदर। ओके अब सुनो, बिल्कुल सही लॉजिक बता रहे हैं। लॉजिक का आर्गुमेंट क्या है कि पूरे वॉल्यूम पे है ना, लॉजिक क्या है कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पे चार्ज है कैपिटल क्यू, तो यूनिट वॉल्यूम पे क्या होगा क्यू बाय 4/3 पाई कैपिटल, और हमें कौन सा वॉल्यूम पे चार्ज निकालना है, स्मॉल आर वाला रेडियस, तो वहां पे वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो क्या होगा ना q by 4/3 pi capital R cube into 4/3 pi small r cube, तो सॉल्व होके कितना आएगा q r cube by capital R cube, क्या होगा ना 4/3 pi कैंसिल हो जाएगा, तो therefore q इनसाइड की जगह हम क्या लिखेंगे q small r cube by capital R। अच्छे से देखिए, I hope it's comfortable now. Yes, is it comfortable?
ये चेक करो जरा, ठीक है ना? यस सर। ओके, तो अब एक काम करो, इन दोनों को इक्वेट करो, तो क्या होगा, स्मॉल आर क्यूब में से ये कैंसिल हो जाए, तो फाइनली क्या आएगा फिर ना, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q R by R cube, यानी KQ small r by R cube। तो पहली बात तो E proportional to small r, पहली बात तो E proportional to small r। दूसरी बात ये है, E जो मैं ना फॉर्मूला में लिखना चाहूंगा थोड़ा अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से, KQ by capital R square into, मैं तो आपसे ऐसे क्यों लिखना चाहते हो, तो उसका आंसर तुमको मिलेगा जब मैं पूरे गॉस लॉ का टॉपिक लगभग खत्म, जैसे ये जो फॉर्मेट लिखा है ना मैंने, इस फॉर्मेट से देखना तुमको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। और पता क्या होगा ना, अभी देखना जैसे ये टॉपिक खत्म होगा ना, तुमको टोटल 9 फॉर्मूले आपके 9, लेकिन ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है ना, इसमें देखो टोटल से 3 फॉर्मूले आ रहे हैं, उसी फॉर्मूला को या फॉर्मेट को मैनिपुलेशन करके देखना सारा याद हो जाता है। तो 9 फॉर्मूले वैसे याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 3 फॉर्मूला से उन 9 फॉर्मूला को समेट के याद करूंगा, वो भी उसमें से एक तुम ऑलरेडी जानते हो कि भाई कैपिटल आर, और एक और उस दिन मैंने बता दिया लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन, याद है ना, इनफिनिट वायर के। तो ये तो 2 फॉर्मूले हो गए, बस एक और फॉर्मूला आएगा, वो जो मैंने बोला ना कि 3 फॉर्मूले याद करके तुम सारा टॉपिक कवर कर सकते, सारे टॉपिक्स कवर कर सकते, उन 3 में से तो 2 ऑलरेडी हो चुका है, पॉइंट चार्ज का क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर या क्यू बाय आर स्क्वायर, और इनफाइनाइट वायर का क्या लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन आर, ये 2 फॉर्मूले हो गए, एक देखना और आएगा तीसरा, ठीक है ना, ये चीज है, पर देखना अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मैं काम कर, देखो 3 टॉपिक हो चुका है, पॉइंट चार्ज, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लो। उस दिन हॉलो स्फीयर तक का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया था, याद है ना, उस दिन हमने हॉलो स्फीयर तक का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब हम सॉलिड स्फीयर तक का या सॉलिड स्फीयर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर, जो कि Q और R रेडियस का है, तो फील्ड इंटेंसिटी E वर्सेस पोजीशन, इसका ग्राफ निकालो, ठीक है, चलो प्लॉट ड्रॉ करो, फिर मैं भी ड्रॉ करूंगा, फिर कंपेयर करो। पर देखो धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है, मुझे खुद ही स्क्रीन में कम कम दिख रहा है, क्या करें, अब ये तो लेवल में डिस्प्ले जाते हैं, आधे घंटा आदत पड़ जाता है, यार 1 घंटे तक तो मैंने हो जाएगा, तो आज तो मुझे लगता नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर इसका जो फॉर्मूला जो रो के टर्म्स में आएगा वो, हाँ बेटे बोलो। सर मैं कह रही थी जो इसका फॉर्मूला जो रो के टर्म्स में आएगा वो भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वो भी लिखेंगे। जब हम लोग कैविटी एनालिसिस करेंगे ना, तो ये सारे फॉर्मूला देखना बेकार लगेगा, देखना रो के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है वो बेहतर लगेगा, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऐसे रो वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो भी 3 होते हैं, ठीक है ना, एक में देखना रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा, एक में देखना रो r by 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, और एक में देखना रो r by एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब वो कौन से में क्या आएगा, ये सारा समेटते हुए बताऊं। मैंने बोला ना कि मैं फॉर्मूला को कम करना चाहता हूं, अगर रो वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो जाके 3 और फॉर्मूला बढ़ जाता। चलो कोई नहीं, करना तो है। अच्छा, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं फटाफट, नहीं मिलता, देखो पहली बात तो यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्यू चार्ज है ना, ऐसे करके वो इस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेंगे, यानी ग्राफ पॉजिटिव में होगा, और 1 by r स्क्वायर का ग्राफ, तो देयरफॉर ये देखो, ये 1 by r स्क्वायर का ग्राफ, यानी E, क्योंकि थोड़ा देर पहले देखो मैंने लिखा था E आउटसाइड को एज KQ by r स्क्वायर, यानी 1 by r स्क्वायर का ग्राफ है, और E इनसाइड क्या है, KQ स्मॉल r by r क्यूब, यानी E इनसाइड में क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, यानी ग्राफ का नेचर क्या होना चाहिए,
स्ट्रेट लाइन, है ना? तो इसमें ऐसे हो जाएगा। देखो ये इसके ग्राफ, अंदर ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर और बाहर हो गया ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अभी जो बाहर का फॉर्मूला है या अंदर का फॉर्मूला है, अगर तुम रो के टर्म्स में लिखोगे तो क्या बनेगा वो भी देख लो एक बार। वाली बात है कि मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, बट जस्ट नोट कर कैसे ना। कैपिटल क्यू को मैं लिखूंगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, मैं लिखूंगा के इंटू, या के को लिख दो एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई आउटसाइड ये हो गया रो के टर्म्स में फॉर्मूला। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मतलब हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो बाय आर स्क्वायर। तो 4 पाई खत्म हो गया, यानी रो आर क्यूब बाय, क्योंकि ई आउटसाइड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रो, और अगर ई इनसाइड देखते हो इन दैट केस क्या होगा, के क्यू आर बाय आर क्यूब। तो पहले आएगा तो देखो आर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल, यानी इक्वल टू रो आर बाय 3 ये हो गया ई इनसाइड और ई आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ रो। ये हो गया इनसाइड एंड आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ रो। देखो सर एक्सक्यूज मी, हाँ देखो, सर रो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी है या डेंसिटी है नॉर्मल? नहीं चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली, हम तो Okay. ग्रेविटेशन कुछ कर नहीं रहे, तो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इट्स ऑल चार्ज डेंसिटी। रो हो गया इसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। देख लो, ठीक है। तो रो के टर्म्स में जो मैंने बनाया वो ये बना। इसके बाद हम करेंगे इनफाइनाइट सिलेंडर। उसमें क्या होगा, तो इनफाइनाइट सिलेंडर में क्या होगा, ये हो गया ये एक काम करो, मैं ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो, स्फीयर को लेके क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। इस वाले पोर्शन का जो डेंसिटी है वो है 5 रो, ये सेंटर है और ये सेंटर, ठीक है। इस वाले पोर्शन का जो डेंसिटी है वो है -2 रो, ठीक है। और इस वाले पोर्शन का जो डेंसिटी है वो है 3 रो। तुमको क्या करना है, तुमको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ये वाला पॉइंट। फाइंड इंटेंसिटी एट ई, वेक्टर फॉर्म में बता,
वेक्टर फॉर्म में तुमको इंटेंसिटी एट ए बताना, ठीक है। ये एक स्फीयर है, ये दोनों स्फीयर का कुछ मर्ज पोर्शन है, तो जिसमें से एक पोर्शन में 5 रो है, एक पोर्शन में -2 रो है और एक पोर्शन में 3 रो है। ये डेंसिटी दे रखा है। 5 रो इस वाले पोर्शन का है, 3 रो इस वाले पोर्शन का है और -2 रो इस वाले पोर्शन। आई होप कि थोड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहा है। एकदम बीचों बीच तुमको इंटेंसिटी निकाल। अभी कैसे कंसेप्चुअलाइज करोगे पहले सोचो, फिर मैं तो बताऊंगा। और यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये जो मैंने रो दिया है ना, 5 रो 3 रो 2 रो -1 ऑल, ये रैंडमली नहीं दिया, सोच समझ के दिया है। अभी तुम इसको हिंट मानो या जैसे मर्जी मानो। और पॉइंट ए भी अच्छा जगह पे दिया है, उसका डिस्टेंस हमें पता है, क्योंकि एक दूसरे का सेंटर से जा रहे हैं। देखो ये जो स्फीयर है इसका सेंटर, ये इस वाले का स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है और इस वाले के स्फीयर का सेंटर दूसरे वाले स्फीयर के सर्कमफरेंस, यानी दोनों का रेडियस सेम है, कैपिटल आर। ये भी कैपिटल आर रेडियस का है और ये भी कैपिटल आर रेडियस। इसलिए पॉइंट जो मैंने दिया ना, जहां पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला पॉइंट, ये भी बड़ा सोच समझ के दिया। एवरीथिंग हैज बीन वेल थॉट आउट एंड प्लान्ड एंड गिवन अकॉर्डिंगली। मैं आधा मिनट टाइम दे रहा हूं सोचने का, तब तक मैं देखो। पहली बात तो हम ना ये मानेंगे ही नहीं कि 3 अलग अलग चार्ज डेंसिटी, हम मानेंगे सिर्फ 2 चार्ज डेंसिटी। कैसे? हम ही मानेंगे कि ये वाला पूरा स्फीयर 5 रो का, ये मत मानो कि स्फीयर के एक पार्ट का 5 रो है, एक पार्ट का 3 रो है, ऐसा मत मानो। तुम पूरे स्फीयर को 5 रो मानो, बट देन यू माइट से कि तो आप क्वेश्चन को बदल रहे हो, है ना? बट ऐसे नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूं ये भी देखो। और ये वाला पूरे स्फीयर को -2 रो मान लो, तो ऑब्वियसली फिर मर्जिंग वाले में क्या होगा, 5 रो भी मौजूद है डेंसिटी और -2 रो भी मौजूद है डेंसिटी, तो कितना बनना चाहिए? 3 रो बनना चाहिए ना। वही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 रो। यानी क्वेश्चन को थोड़ा मैनिपुलेट जरूर किया, बट क्वेश्चन के डेटा को मैंने चेंज किया। यानी अब क्या हो गया कि ये जो इंटरनल पॉइंट है ना, इंटरनल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अगर तुम डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये होता है रेडियली आउटवर्ड्स। कब? जब चार्ज, वो तो ठीक है, जब चार्ज का साइन पॉजिटिव हो। और अगर चार्ज का साइन नेगेटिव हो जाएगा तो इन दैट केस तो वही फॉर्मूला आएगा रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इनवर्स हो जाएगा। अब देखो यहां पे जो पॉइंट ए है वो इंटरनल पॉइंट है इधर वाले स्फीयर का भी और उधर वाले स्फीयर का। पर तुम इधर वाला स्फीयर को देखते हो तो उसका जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। तो कितना हो जाएगा? रो, रो मतलब 5 रो, और आर मतलब क्या होता है? कैपिटल आर बाय 2। क्यों? क्योंकि देखो ये डिस्टेंस कैपिटल आर है ना, सेंटर टू सेंटर, ये कैपिटल आर बाय 2 हो गया, ये वाला, और ये भी कैपिटल आर बाय 2। तो स्मॉल आर के जगह हम पुट करेंगे कैपिटल आर बाय 2। तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट किस डायरेक्शन में? आई कैप, आगे और जो दूसरा वाला स्फीयर है उसका डेंसिटी तो -2 रो है और उसका रेडियली इनवर्स, और उसका रेडियली इनवर्स मतलब किधर है? प्लस आई कैप है माइनस आई? हाँ, -2 रो वाला जो स्फीयर है उसके इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा ये पॉइंट पे, वो प्लस आई कैप डायरेक्शन में होगा या माइनस आई कैप? प्लस आई कैप। एक्सप्लेन करो प्लस आई कैप। यानी पॉइंट ए से अगर रेडियल इनवर्स देखोगे तो ये इसका सेंटर है माइनस वाला स्फीयर, तो रेडियल इनवर्स का मतलब क्या होता है? इस तरफ, यानी ये भी इंटरेस्टिंगली प्लस आई कैप। नॉन इनवर्स नहीं, इसका तो साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है तभी तो आई कैप। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो यहाँ पे जो उसका इंटेंसिटी होता ना, उसका कंट्रीब्यूशन इस तरफ होता।
लेकिन क्योंकि नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज रखोगे ना तो उसको वो पॉजिटिव रिस्पेक्ट ट्रैक करेंगे, यानी इसका इंटेंसिटी का कंट्रीब्यूशन भी प्लस आई कैप में है और माइनस चार्ज की वजह से ही हुआ। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस रो बोलते हैं माइनस 2 रो नहीं लेंगे, प्लस 2 रो, क्योंकि उसका डेंसिटी तो 2 रो है, बस साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव की वजह से तो प्लस आई कैप, बस वैल्यू को लेके करो, तो रो मतलब 2 रो इनटू r by 2 पर 3 एप्सिलॉन। तो ये काम करता हूं, रो r by एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, क्या बचा 5 by 6 प्लस 2 टू कैंसिल 1 by 3 मतलब 2 by 6, यानी हो गया इक्वल टू 7 by 6 रो r by एप्सिलॉन नॉट। बाकी चीजें निकाल देखो, ठीक है, तो 7 by 6 रो r by देखो आगे इसका पता, ठीक है, बोर्ड दिख रहा है ठीक से या गड़बड़ हो रहा है? इज द बोर्ड विजिबल? यस यस सर, यस सर। चलो ठीक है, तो ये काम करते हैं, मैं इसी क्वेश्चन को हल्का सा चेंज कर देता हूं, हल्का सा, ठीक है। वो क्या है कि सपोज यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं विच इज एट 3r by 4, तो ऑब्वियसली उस वाले सेंटर से क्या हो जाएगा r by 4। दूसरी बात, इसका डेंसिटी 8 रो, इसका डेंसिटी 11 रो और इसका डेंसिटी 3 रो, ठीक है। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, और अब जो ए वाला पॉइंट है वो इस तरफ से 3r by 4 पे है और उस तरफ से r by 4 पे। चलो जल्दी करो, डेंसिटी क्या हो गया 8 रो 11 रो 3 रो, और जो पॉइंट ए है वो मिड पॉइंट पे नहीं है, थोड़ा सा इस तरफ आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस 3r by 4 और ये वाला डिस्टेंस r by 4। आंसर आया कुछ? Yes, 5 by 6। ठीक, देखता हूं मैं, इस बार तो कैलकुलेशन काफी अलग होगा। अब तो मुझे ही देखने में दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सा ना मुड़ जाओ, थोड़ा लाइट आ जाएगी, अपने शैडो आ रहा है ना। शाम से जो है मैं सिर्फ बैटरी और इन्वर्टर लेके बैठा हूँ, अब बात नहीं हो पा रहा, ठीक है, आ गया चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसका एक आंसर तो मैं देख रहा हूँ आ चुका है, 7 रो r by 8 इन द by 8 एप्सिलॉन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किसी आंसर आया? ओ चलो चलो ठीक है, अब तो आ गया। ये लगा दो जरा बर्तन पीछे।
That's good. हाँ तो मैं हाँ तो जो मैं कर रहा था एग्जैक्ट इस बार क्या होगा ना, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे इंटेंसिटी इस वाले स्फीयर का इस तरफ होगा, और जो ए पॉइंट है क्योंकि सेंटर इधर इस वाले स्फीयर का इस तरफ होगा, इस बार दोनों का चार्ज पॉजिटिव। और देखो इस वाले पोर्शन में देखो चार्ज का वैल्यू क्या 8 और 3 तो प्लस, यानी हम क्या मान के चलेंगे कि एक 8 रो का स्फीयर है और एक 3 रो का स्फीयर इकट्ठे है ना। चलो ठीक है, ई एट ए वेक्टर में क्या हो जाएगा, रो आर बाय एप्सिलॉन माइनस रो है ना, तो 3 कैंसिल हो गया तो 1/4 है, 2 माइनस 1/4 मतलब 7 यानी 7 रो आर बाय ठीक है। मनस्वी तुम्हारा तो आंसर करेक्ट है, और देखता हूं किसके करेक्ट है। ठीक है, अक्षिता भी करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। अरमान तुम्हारा डिनोमिनेटर में थोड़ा गड़बड़ है, ये 4 होगा 8 नहीं होगा। अक्षत ठीक है ना, मेरे ख्याल से तो कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, है ना। चलो ठीक है, एटलीस्ट काम गया। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अब सुनो, अगर बीच का डेंसिटी 11 छोड़ के कुछ भी दिया जाए फिर हम बात खड़े कर हमसे क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हमारे पास ना स्फीयर के अंदर एक ही केस का फॉर्मूला और वो है यूनिफॉर्म चार्जेस, नॉन यूनिफॉर्म करना। कहीं में से तो नॉन यूनिफॉर्म एक जगह कुछ है, बीच में कुछ और है, वो कुछ और है, तो वो जो नॉन यूनिफॉर्म वाला पोर्शन है ना, उसको भी हमने यूनिफॉर्म का समेशन के हिसाब से इमेजिन, हम नॉन यूनिफॉर्म इमेजिन नहीं कर, हम इसको 11 रो इनफैक्ट इमेजिन ही नहीं कर, हम इमेजिन कर रहे हैं कि 11 में से 8 रो वाला पार्ट में इसके साथ जुड़ के एक सॉलिड स्क्वायर हुआ यूनिफॉर्म, और जो बाकी 3 रो है वो भी इस पार्ट पे इसके साथ जुड़ के एक यूनिफॉर्म स्क्वायर बन रहा है 3 रो। हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम मान ही नहीं रहे कि अलग अलग डेंसिटी का है ये फर्क है। ओके चलो ठीक है, तो दैट वाज अबाउट योर हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एटसेट्रा। अब हम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, और an infinite hollow cylinder। तो देखो हॉलो यूनिफॉर्म सिलिंडर में जो चार्ज डेंसिटी होता है वो होता है सिग्मा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। अब अगर मैं सपोज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर सिलिंडर वाला निकालना चाहता हूं, यानी टॉपिक क्या है इनफाइनाइट हॉलो सिलिंडर, आउटसाइड के लिए गॉसियन सरफेस का कैसे होगा, नथिंग ऑब्वियस है। तो जैसे हमने इनफाइनाइट वायर का किया था ठीक वैसे ही करने का। कैसे ना, वही चीज अगर है कि यहाँ पे अगर डीए लेते हो लेकिन ई आएगा, और अगर यहाँ पे डीए लेते हो तो ई ऐसे आएगा, यानी इस वाले ई डॉट डीए का तो कैलकुलेशन ही नहीं करना इस वाले, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे डीए और ई जो है 90 डिग्री पे है, तो cos 90 जीरो होकर कैलकुलेशन खत्म हो जाए। तो देखो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ई डॉट डीए इज इक्वल टू, यहाँ का तो लेना ही नहीं, हटा दो, क्या होगा सिर्फ सी से का लेना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीए और कर्व सरफेस एरिया, ई डॉट डीए फॉर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, ई इंटू इंटीग्रेशन डीए इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, और ये हो जाएगा चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनसाइड क्या होगा, अजित बताओ चार्ज इनसाइड क्या लिखोगे, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। याद रखना हॉलो सिलेंडर में चार्ज तो सिर्फ सरफेस पे होगा, यानी सिग्मा के टर्म्स में लिखोगे कितना लिखोगे, कौन सा, कौन सा स्मॉल आर कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि एक्चुअली ना स्मॉल आर तो हमारा गॉसियन सरफेस है, वो एक इमेजिनरी सरफेस है, जो चार्ज है वो एक्चुअली इस कैपिटल आर रेडियस पे है, ये इस वाले है ना यहाँ पे। तो देखो चार्ज इस साइड में क्या होगा, सिग्मा इनटू सरफेस एरिया ऑफ द एक्चुअल सिलेंडर, जो कि हो जाएगा सिग्मा इनटू 2 पाई कैपिटल। सर आप म्यूट हो गए। ये स्मॉल आर इज द गॉसियन जिसके ऊपर मैं ई डॉट डी कैलकुलेट कर, है ना, तो इसलिए वो सरफेस एरिया तो बाहर वाले का होगा, तो क्या 2 पाई स्मॉल आर इनटू एल, लेकिन चार्ज उसमें थोड़ी है। तो देखो मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे भी निकालना पड़ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो स्मॉल आर तो जो मर्जी हो सकता है, पर चार्ज तो सिर्फ कैपिटल रेडियस पे है, तो उसी एरिया को लेना पड़ेगा मुझे। देखो चार्ज इस पे है, तुम क्वेश्चन से भी ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला तो कुछ भी ले लो, चार्ज तो वही है, वही है, तो 2 पाई कैपिटल इनटू एप्सिलॉन, यानी ई का फार्मूला क्या है, मतलब 2 पाई तो कैंसिल हो गया, यानी सिग्मा आर बाय, जब एक नया फॉर्मूला आ गया, पर चक्कर ये है कि ऐसे अगर फॉर्मूले याद करने जाओगे ना, तो देखना हर केस के लिए अलग अलग नए नए अजीबोगरीब फॉर्मूले याद करने, और कोई एक दूसरे को मेल भी नहीं खाता कि कोई सीक्वेंस में याद कर लोगे कुछ ऐसे, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को आसान बनाऊंगा, कैसे मैं याद करके देखो, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने, इनफाइनाइट वायर के लिए जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था वो था लैम्डा बाय, ये फॉर्मूला हुआ था इनफाइनाइट वायर में, ये इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर है, लेकिन मैं इसका भी लैम्डा डिफाइन कैसे, है ना, तो मैं एक काम करता हूं, एक हॉलो सिलेंडर ले लो, उसमें से ऐसे ऐसे करीब कट करके एल लेंथ निकाल, कैसे, यूं कट करो, फिर एल लेंथ नीचे आ जाओ, फिर एक कट करो, फिर एक हॉलो सिलेंडर निकलेगा, एल लेंथ निकलेगा ना। अच्छा, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना होगा ना, उस हॉलो सिलेंडर का एरिया इनटू सिग्मा, यानी आ जाएगा 2 पाई कैपिटल एल इनटू सिग्मा, ये हो गया एल लेंथ का चार्ज। तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो सिग्मा, ये तो सरफेस का है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं एक लैम्डा इक्विवेलेंट डिफाइन कर रहा हूं, क्या कि यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर का जो चार्ज है उसको मैं एज ए सम काइंड ऑफ लैम्डा डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं उसको एज ए लैम्डा डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे एक्चुअली ना लैम्डा होता नहीं है, बट मैं लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं, मतलब क्या लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। देखो एक चीज समझो, इस सिलेंडर में लैम्डा होता ही नहीं, क्योंकि सिलेंडर के सरफेस पे चार्ज, लाइन पे चार्ज नहीं है, बट देन मैं इसके एक लैम्डा इक्विवेलेंट डिफाइन करना चाहता हूं, कैसे,
कि मान लो एक एल लेंथ का सिलेंडर है, उस पे जो चार्ज है उसको मैं एल से डिवाइड करूंगा तो क्या निकलेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर। यानी लैम्डा एग्जैक्टली तो नहीं है, बट लैम्डा जैसे काम तो कर रहा है। कि मैं ऐसे झंझट में क्यों करना चाहता, फॉर्मूला तो आ चुका है ये फॉर्मूला। तो देखो ऐसे फॉर्मूला ना हर बार अलग अलग आए, कितने आपको है ना। तो देखते हैं इस तरीके से फायदा क्या होगा। तो देखो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो गया, फिर चार्ज को इस चार्ज को एल से डिवाइड करोगे यानी 2 पाई आर सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो गया फिर, सिग्मा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई आर। अब एक काम करो, ये सिग्मा हो गया यानी क्या हो गया, लैम्डा बाय 2 पाई कैपिटल इनटू कैपिटल बाय एप्सिलॉन आर। तो आर कैंसिल हो गया, क्या बना, इसको फायदा समझ रहे हो। यानी फायदा ये हो गया कि इनफाइनाइट वायर के लिए जो फॉर्मूला हमने याद किया था, अब इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर में वही फॉर्मूला था, मुझे कोई अलग से फॉर्मूला याद करने नहीं। हाँ बस हमें हमें वो स्किल चाहिए, वो एबिलिटी चाहिए कि हम सिग्मा से लैम्डा तक जाएं, बस इतना होना कि हम सिग्मा से लैम्डा को डिराइव कैसे करें, बस इतना होना चाहिए। बात करते आई होप इट्स क्लियर है ना। चलो देखो एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। आप पूछ रहे हो। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी सर, एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दोगे आपने एल को 2 पाई एल सिग्मा को कैसे लिखा। वो बताता हूं मैं। देखो हमने हमने क्या इमेजिन किया पहले वो समझो। हमने ये सोचा कि मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, उसके चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, अंदर चार्ज नहीं है। तो सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस चार्ज तो सिग्मा से एक्सप्रेस होता है, लैम्डा से तो होता नहीं। पर सिग्मा वाले में दिक्कत क्या आ रहा है कि मुझे एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए इनफाइनाइट सिलेंडर का पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है उसको मैं लैम्डा डिफाइन करूं। भले वो वायर में चार्ज नहीं है, चार्ज सरफेस पे है, लेकिन डिफाइन करने में क्या लगा। तो मैं कह रहा हूं काम करो, एल लेंथ ऑफ सिलेंडर ले लो, एल लेंथ ऑफ सिलेंडर लेके उसका चार्ज देख लो, उसको एल से डिवाइड कर दो, चार्ज पर यूनिट लेंथ आ गया। मैं समझ रहा हूं ये लैम्डा है नहीं, बट दिस कैन बी कॉल्ड एज सम काइंड ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट। तो इसलिए काम करो, लैम्डा छोड़ो, तुम इसको लिखो लैम्डा इक्विवेलेंट, यानी लैम्डा जैसे क्या ना, एल लेंथ के सिलेंडर का चार्ज जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अपॉन एल। तो एल लेंथ पे सिलेंडर का चार्ज इतना है, अपॉन एल का दिया तो एल कैंसिल हो गया, 2 पाई आर सिग्मा आ गया। यानी सिग्मा लैम्डा इक्वल अगर 2 पाई आर सिग्मा होता है तो सिग्मा क्या होगा, लैम्डा बाय 2 पाई आर। बस उसका आगे तो कोई दिक्कत। तो ये जो सिग्मा के टर्म्स में फॉर्मूला है, इसके जगह मैंने पुट कर दिया लैम्डा बाय 2 पाई आर और कैपिटल में एप्सिलॉन आर, कैपिटल में एप्सिलॉन आर कर दिया तो कैंसिल होके मैं देख रहा हूं कि जो फॉर्मूला बन रहा है वो वही फॉर्मूला है जो कि हमें इनफाइनाइट वायर में आता है। इससे फायदा ये हो गया कि इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर के लिए जो एक नया फॉर्मूला जनरेट हुआ था, इसको अब याद करने की जरूरत। फॉर्मूला सही है पर याद करने की जरूरत। और मैं बताऊं अभी तो एक फॉर्मूला है, अभी देखो 2-3 और फॉर्मूला है, याद करो तो सारा मिलता जुलता है, कहीं 2 है कहीं नहीं है कहीं 3 है, तो इसमें सब मिक्सअप हो जाएंगे। ज्यादा फॉर्मूला याद करो। फिर मैं क्या करूं, सिर्फ 3 फॉर्मूला और उसमें से एक तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, केटी चार्ज का पॉइंट चार्ज, और एक लास्ट क्लास में करा था, उसी को देखो दोबारा रिपीट करो, वही फॉर्मूला है। देखो अब इसका बेनिफिट समझ में आ गया ना, बड़े सी बेनिफिट आ गया। हाँ ठीक है, यस चलो अब हम देखते हैं सॉलिड से। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा सर मुझे 2 क्वेश्चन थे सर। एक तो हमें कैसे पता सर कि जैसे इनफाइनाइट वायर का तो हमने आई थिंक एक बार प्रूव किया था कि ई नॉर्मल होता है, सिलेंडर का नॉर्मल कैसे होता है इलेक्ट्रिक नहीं फील्ड नहीं वो। नहीं, नहीं। अब सुनो, अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस लिया तो ऑब्वियसली लॉजिकल है कि रेडियली आउटवर्ड्स होगा फील्ड इंटेंसिटी। अब बताओ अगर हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर अगर है तो ये बताओ अगर तुम हॉलो सिलेंडर देखते हो तो उसका जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो भी तो यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स होगा। और क्यों होगा ऐसा,
ये सिर्फ सिमेट्री से बता पा रहा हूं, वैसे नहीं, सिमेट्री की बात। ऑल सेम में ऐसे रेडियल आउटवर्ड से होगा फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे क्यों होगा कि सिलेंडर की किसी एक हिस्से में 80 डिग्री, किसी दूसरे हिस्से में 70 डिग्री, ऐसे क्यों होगा? सिलेंडर कोई बायस शेप थोड़ी है या नहीं? तो जब सिलेंडर में कोई बायस नहीं है तो फील्ड इंटेंसिटी में कोई बायस नहीं होगा, तो therefore they will all be what the radial outwards। ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री से बोल पा रहा हूं, अगर सिमेट्री हटा दोगे तो हम इंटेंसिटी का डायरेक्शन नहीं बता पाए। जैसे अगर ये सिलेंडर ना हो के अगर क्यूबिकल हो जाएगा, उसका फॉर्मूला डिराइव तक नहीं होगा, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। समझे ना? सिलेंडर हैज अ लॉट ऑफ सिमेट्री इन इट। मैं उस सिमेट्री से बता पा रहा हूं, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, इसमें फॉर्मूला तक जनरेट नहीं होता, फॉर्मूला भी नहीं पता, मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है? इंटीग्रेशन भी हम नहीं कर पाए, तो सिर्फ सिलेंड्रिकल की वजह से रेडियली आउटवर्ड्स फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये हम सिमेट्री से क्लेम कर सकते। नहीं, स्फीयर का सिलेंडर, हाँ तो इनफाइनाइट है, तभी फाइनाइट अगर होगा तो फिर दिक्कत है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ध्रुव इज आस्किंग। व्हाट ध्रुव इज सेइंग दैट इसमें इनफाइनाइट होने की क्या जरूरत है? फाइनाइट होगा तो क्या बुराई है? तो मैं फाइनाइट में क्या बुराई है बताता हूं। अगर तुम फाइनाइट लोगे ना, अगर तुम फाइनाइट सिलेंडर लोगे तो देखो प्रॉब्लम क्या है, पता प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो लाइन ऑफ फोर्स है वो तो स्ट्रेट जाएंगे, ये भी स्ट्रेट जाएंगे, और ये वाले बेंड हो जाएंगे, ये वाले बेंड हो जाएंगे, ये वाले बेंड हो जाएंगे। और इनफाइनाइट में क्या वो बेंड नहीं होगा? अगर इनफाइनाइट होगा ना, तो इनफाइनाइट में तो सारी जगह मौजूद है, तो बेंड होने का मौका नहीं मिलता, इसमें फील्ड लाइंस ऐसे हो जाता है। ये फाइनाइट अगर होगा तो दैट केस क्या होगा, मिडिल वाला लाइन स्ट्रेट रहेगा, उसके बाकी सारा लाइन देखना बेंड हो जाएगा। ये बेंड वाला चीज समझ में आ रहा ना? किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लेना। बेंड वाले का थ्योरी समझो। अगर तुम यहाँ पे पॉइंट लेते हो तो ये जो चार्ज है ये सारा ऐसे है, ये सारा ऐसे रिपेल करेंगे ना, ऐसे करेंगे, यानी एक कंपोनेंट इधर भी होगा, एक कंपोनेंट इधर भी होगा, इसलिए फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट करते हो तो दैट केस क्या होता है कि ये वाला चार्ज इधर इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, ये वाला चार्ज उधर इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, ठीक है ना? एक ऐसे मिलजुल के ऐसे हो जाएगा, तो हर जगह रेडियली आउटवर्ड्स। ये इनफाइनाइट सिलेंडर भी होता है, ये कोई भी पॉइंट पे ले लेता है इसलिए। Now you know what, I will use a sentence। ये सेंटेंस मुझे पता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, but then it will give you a sense of what is happening। is that infinite line में, है ना? इस सेंटेंस को अच्छे से सुनो। This may not be a very convincing sentence, but I hope you will understand what the meaning I'm trying to convey। इनफाइनाइट लाइन पे हर पॉइंट को तुम मिड पॉइंट मान सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट लाइन है तो कोई भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इस तरफ भी इनफाइनाइट है और इस तरफ भी इनफाइनाइट है, तो यानी तुम समझ लो मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे हमेशा ऐसे इंटेंसिटी क्रिएट होगा और उनके इंटेंसिटी ऐसे हो जाएगी। पर ये जो पॉइंट है अगर ये फाइनाइट होगा तो ये मिड पॉइंट तो नहीं है। और देखो इस लाइन से सारा चार्ज नीचे की तरफ है, तो यानी इंटेंसिटी ऐसे ऊपर की तरफ क्रिएट होगा, थोड़ा कोने में तिरछा होगा, यानी एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा और एक कंपोनेंट ऐसे भी आएगा, तो इंटेंसिटी फिर ऐसे हुआ। ये फाइनाइट की बात कर रहा हूं। पर अगर यही इनफाइनाइट होगा ना तो देखना इंटेंसिटी सिर्फ ऐसे, जैसे मैंने इसमें ड्रॉ किया, इंटेंसिटी सब पैरेलल टू ईच अदर है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब क्लियर है? ये सिमेट्री का रोल मैंने अच्छे से डिटेल में तो समझाया, लेकिन अगर अभी भी कोई पॉइंट दिमाग में खटक रहा है तो उसको पूछते हुए शर्मा मत। ये पॉइंट्स कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार उस छोटे छोटे पॉइंट से ना क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर सॉलिड सिलेंडर। इसमें तो चार्ज पर वॉल्यूम होगा, इसमें फिर देखना एक नया फॉर्मूला है। तो अगर मैं आउटसाइड पॉइंट में देखता हूं, ये तो मैं फिगर ना बनाऊं तो भी आई होप कि यू मस्ट हैव डन बाय नाउ। इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, इस बार चार्ज अंदर भी है बाहर भी है, तो सेम गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में कोई अंतर नहीं है। चलो जी, ये ई हो गया, सेम सब कुछ डेरिवेशन के प्रॉपर जो नेचर है वो सेम। ये हो गया,
यानी मैं ड्रॉ करूंगा इस तरीके से E डॉट dA इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, इसको L लेगा, इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस बार सॉलिड सिलेंडर है विद वॉल्यूम डेंसिटी रो, तो Q इनसाइड के जगह क्या होगा बताओ जरा, ध्रुव बताओ Q इनसाइड के जगह मैं क्या लिखूं? इस बार रो है यानी चार्ज क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी रो इनटू दिस बाय एप्सिलॉन नॉट। फिल इन द ब्लैंक्स करो। ये कैपिटल आर है, ये तो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, और ये स्मॉल आर। हाँ जी बताओ, हाँ सिलेंडर वॉल्यूम में तो क्या लिखो है, एक आधा आंसर आ रहा है मैं देख रहा हूं। अरमान तुम्हारा आर का चॉइस बेटे गड़बड़ है। वो आपने आर बाद में बताया था तो मनस्वी तुमने भी आर का चॉइस गलत किया है। अक्षत ने तो शायद पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दिया, मुझे लग रहा है कि एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है। आज बेटे यहाँ पे क्या होगा फिर ध्रुव, वो जो बता रहा हूँ वही उसी को फॉर्मूला के तरीके से बताओ, जो बता रहे तो सही बता रहे। नहीं 4 पाई क्यों, स्क्वायर थोड़ी, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या क्या फॉर्मूला, कौन सा, इस बार कैपिटल आर यूज करोगे क्योंकि चार्ज स्मॉलर पे नहीं है, स्मॉलर वाला तो मेरा चॉइस है, वो तो क्वेश्चन सरफेस है, तुम जो मर्जी रखो, चार्ज जो मर्जी नहीं है, चार्ज सिर्फ कैपिटल आर वाले सिलेंडर पे है। तो देखो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल इनटू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाली इक्वेट करो तो क्या होगा, पाई कैंसिल होगा, एक स्मॉलर सॉरी एक एल कैंसिल होगी, तो देयरफॉर ई क्या आ गया, पाई एल कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लो जी एक और फॉर्मूला हाजिर है, फिर याद करोगे बेटा, नहीं हम क्या करेंगे फिर वही करेंगे, क्या कि एल लेंथ के सिलेंडर को कट कर लो, तो उसका चार्ज क्या है, नहीं आएगा, तो देखो इस बार भी एक लैम्डा इक्विवेलेंट डिफाइन करेंगे, तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एल लेंथ का चार्ज, एल लेंथ का चार्ज को निकल चुका है, पाई आर स्क्वायर इनटू एल इनटू रो, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल रो पाई एल आएगा ना, क्या आ रहा है पाई आर स्क्वायर, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ गया पाई आर स्क्वायर, यानी रो कितना होगा, therefore रो इज इक्वल टू लैम्डा बाय, देखो इज इक्वल टू लैम्डा बाय पाई आर स्क्वायर, रो की जगह लिखा इनटू आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन आर, क्या बना, अब समझ रहे हो फायदा, लैम्डा इक्विवेलेंट का फायदा देखो, फिर से वही फॉर्मूला, यानी 3 केस हो गए, इनफाइनाइट वायर, हॉलो सिलेंडर के आउटसाइड और सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड, और तीनों में एक ही फॉर्मूला याद करना है, वो है लैम्डा बाय 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, हाँ इंटीग्रेशन के सिंबल में वो जो एक गोला सा लगा रहा हूं ना, इसका मतलब मुझे पूरे सरफेस एरिया के ऊपर इंटीग्रेट करना है, इसमें देखोगे लिमिट्स नहीं दे रहा हूं कि 1 to 2 5 to 7 वो नहीं, इसका मतलब क्या है कि पूरे सरफेस के ऊपर तुमको इंटीग्रेट, कंप्लीट सरफेस, इधर से उधर से उधर से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सारा निकालो, है ना। अच्छा अब आ जाओ ई इनसाइड, हॉलो स्फीयर में याद करके देखो ई इनसाइड 0 आया था, तो इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर में भी ई इनसाइड उसी तरीके से 0 होगा, मैं ज्यादा डिटेल में गया नहीं, बट आई थिंक नाउ यू कैन जस्ट राइट इट एज अ फुटनोट इन दैट इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर की इनसाइड 0 होगा, ब्रैकेट में लिख देना जस्ट लाइक हॉलो सिलेंडर, देख लो
पर सॉलिड में तो इनसाइड होगा, तो सॉलिड में ही इनसाइड का डिराइव करने को उसका सॉलिड में इनसाइड अगर करोगे तो इन दैट केस ये गॉसियन सरफेस बनता है। अब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये स्मॉल आर इज जस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये मत बोलने की पहले तो बड़ा था अब छोटा हो गया, क्या बात, स्मॉल आर इज जस्ट डिस्टेंस, ये बड़ा करंट है। बहुत ज्यादा बड़ा, थोड़ा सा मैंने पानी की मतलब ओके, मैं अब सॉलिड सेल के इनसाइड का डिराइव कर रहा हूं। तो E डॉट डी है तो ये है E टू डी एक 2 पाई r इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड, बस यहां चेंज करेंगे। इस बार क्या चेंज आएगा, द रो इनटू कौन सा वॉल्यूम, अंदर वाला वॉल्यूम। फिर अब तो मुझे सिर्फ अंदर वाले चार्ज चाहिए, बस इतने हिस्से का चार्ज चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। पहले गॉसियन सरफेस बड़ा था, गॉसियन सरफेस इतना सा था मतलब, और चार्ज इतने हिस्से में था पहले की बात कर। इस बार क्या गॉसियन सरफेस ही छोटा है तो अब इसलिए चार्ज कम वाला नहीं, यानी ये बताएगा 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू रो इनटू ठीक है राधे साहब, रो इनटू पाई देख लो, तो एक r कैंसिल हो जाएगा है ना, यानी E अब क्या बनेगा लैम्डा, सॉरी 2 पाई नीचे पाई l कैंसिल r, यानी रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाय 2 एप्सिलॉन। अच्छा अब मैं बताऊं तो याद करने का तरीका, सॉलिड स्फीयर में अंदर क्या आया था इंटेंसिटी, रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर में एक कम हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, एक और बचता है शीट, थिक शीट में एक और कम होकर हो जाएगा रो r बाय 4। ये सीक्वेंस से याद करना। बट देन सपोज मैं कहता नहीं मुझे तो रो के टर्म्स में याद ही नहीं करना, पिछला वाला फॉर्मूला भी आपने कौन सा रो के टर्म्स में याद किया, इस वाला हमने कह दिया कि ये फॉर्मूला आ गया, अदरवाइज रो के टर्म्स में तो ये फॉर्मूला था, लेकिन मैंने बोला देखो यही फॉर्मूला दोबारा आता है, फायदा हो गया। तो अगर मान लो मैं इसको लैम्डा के टर्म्स में करूं फॉर्मूला इनसाइड के लिए, तो जरा जनरेट करो फटाफट क्या। सर एक्सक्यूज मी, हां बोलो बोलो। सर यहाँ पर आपने आई थिंक ये कर दिया कि अंदर के और बाहर की गॉसियन सरफेस दोनों का रेडियस r ले लिया, तो हाँ उस हिसाब इसलिए क्योंकि क्योंकि इस बार जो ई डॉट डी आएगा वो भी यही का आएगा, ये देखो ये डी हुआ और ये जी वेक्टर हुआ, इस सरफेस पे, और जो चार्ज इनसाइड है वो भी इतने ही पोर्शन का लोगे क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस ही है। पिछले बार क्या हुआ ना, गॉसियन सरफेस बड़ा सा था पर उस गॉसियन सरफेस के ज्यादातर पोर्शन में चार्ज ही नहीं है, चार्ज सिर्फ इतने हिस्से में था जो कि कैपिटल आर रेडियस के हिसाब से था। ये मैं पिछले बार की बात कर रहा हूं, पर इस बार गॉसियन सरफेस छोटा है और वो पूरा चार्ज से भरा हुआ है, इसलिए मुझे पूरे वॉल्यूम लेना पड़ा, इसलिए देखो पाई स्मॉल r स्क्वायर एल जाएगा। ये एकदम बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है और ये हम करना भी चाह रहे थे डेलिबरेट। अब तो मैं इनफैक्ट लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, तो पहले तो फॉर्मूला चेंज हो गया, अब फॉर्मूला हो गया रो r बाय 2 एप्सिलॉन। अब मैं इसको लैम्डा के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या आएगा, रो को लिख दो लैम्डा बाय पाई r स्क्वायर, यानी
लैम्डा बाय लैम्डा आर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब देखो फिर तुम लोग इधर एक बार फॉर्मूला आ गया, तुम लोग ये तो फिर से याद करने में दिक्कत आएगा, लैम्डा में भी दिक्कत आ रहा है, लैम्डा में इतना दिक्कत नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देख। इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। जरा जरा सॉलिड स्फीयर के अंदर देखो, ठीक ऐसे ही फॉर्मूला आया था, क्या आया था, सॉलिड स्फीयर में भी ऐसे ही इनसाइड का फॉर्मूला आया था, फॉर सॉलिड स्फीयर जो इनसाइड आया था, क्या आया था, इन क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। यानी सॉलिड स्फीयर में भी एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था कि अंदर जो इंटेंसिटी था वो क्या था, सरफेस का इंटेंसिटी इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। देखो ये सरफेस का इंटेंसिटी है इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, आया था ना पिछले बार, इस बार भी एग्जैक्टली ये आ रहा। अगर मैं तुमसे पूछूंगा सॉलिड सिलेंडर के सरफेस पे इंटेंसिटी, दोबारा सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूंगा सॉलिड सिलेंडर के सरफेस पे इंटेंसिटी, तो क्या बनेगा, लैम्डा बाय 2 परसेंट कैपिटल आर बनेगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ द सरफेस इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, वही फॉर्मूला है, यानी इक्वल टू इंटेंसिटी एट द सरफेस। देखना यही तरीका होता है याद करने का, और इंटेंसिटी एट द सरफेस के लिए तुमको कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, वही लैम्डा बाय 2 परसेंट, यानी एक ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा। बस एक चीज याद रखना पड़ेगा कि सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा ना, इंटेंसिटी फॉर्मूला सेम होगा पर वो सरफेस पे लगाना इनटू रेडियस फ्रैक्शन। ऐसे सॉलिड स्फीयर में भी यही हो रहा है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाइड एट द सरफेस इनटू रेडियस फ्रैक्शन। चेक करो, चलो, यानी इनफाइनाइट वायर के फॉर्मूला के मदद से मैं इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर के बाहर का इंटेंसिटी, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर के बाहर का इंटेंसिटी और इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर के अंदर का इंटेंसिटी, मैं सब कुछ सिर्फ इनफाइनाइट वायर के एक फॉर्मूला में अगर याद रखता हूं तो उससे मैं सारा मैनेज कर सकता हूं। अंदर वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ आएगा, यानी इसके लिए कोई फॉर्मूला याद मत करो, फिर तो फॉर्मूले ही फॉर्मूले होते जाएंगे, इसको चैप्टर बहुत मुश्किल लगने लगेगा। फॉर्मूला सिर्फ इनफाइनाइट वायर का याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि वहां से हम कैसे आगे बाकी जनरेट करना है। क्लियर हो गया ना? तो लास्ट कंसेप्ट एंड दैट इज हाउ। अच्छा, इसका भी ग्राफ, तो ग्राफ सबसे पहले इनफाइनाइट वायर का बना लो, इसका फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस पोजीशन, फिर हॉलो सिलेंडर का बना लो, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर का बना लो, ठीक है, और सॉलिड का, चलो ठीक है, सॉलिड का बाद में बनाते, पहले हॉलो का, ये दोनों का बना। ये इनफाइनाइट हॉलो के लिए है और ये इनफाइनाइट वायर, इसमें लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, इसमें भी कुछ लैम्डा इक्विवेलेंट समझ लो, वो तो अपने आप समझ लो, है ना, लैम्डा इक्विवेलेंट वो तो अपने आप समझ लो। सर एक्सक्यूज मी, मुझे एक डाउट था। हाँ बेटा,
सर जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि सेम रेडियस क्यों लिया, सर उसमें हमने Same? क्या, सर हमने उसमें गॉसियन सरफेस को ही छोटा कर दिया क्या? हाँ अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो गॉसियन सरफेस छोटा हो गया ना, क्योंकि अब हम इनसाइड पॉइंट पे जानना चाहते हैं फील्ड, तो ऑब्वियसली जहां पे फील्ड जानना चाहते हो तो गॉसियन सरफेस उसको इंक्लूड करके चूज करना पड़ेगा, और बाकी तो है ही सिमेट्रिकल होना चाहिए और वो सब चीजें जो हमने डिस्कस किया था। तो इसलिए हॉलो या हॉलो और सॉलिड दोनों में अगर इनसाइड पॉइंट पे निकालना है तो गॉसियन सरफेस ही होगा, स्मॉलर और एल, ये हो गया गॉसियन सरफेस का चॉइस। तो ऑब्वियसली फिर ई डॉट डी में भी स्मॉलर लगेगा, और जो चार्ज इनसाइड है, चार्ज इनसाइड में मुझे इतना हिस्से का चाहिए ना, सिर्फ इतना हिस्से का, तो चार्ज इनसाइड वाले जो वॉल्यूम या कुछ भी सिलेक्ट करना उसमें भी स्मॉलर यूज करें, इसलिए दोनों तरफ स्मॉलर यूज करें, ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर। या कुछ और सोच रहे हो अभी? नहीं नहीं सर, अब समझ आ गया। आ गया ना? हाँ चलो ठीक। थैंक यू सर। अच्छा, अगर मैं ऐसा कुछ ब्लूटूथ स्पीकर लगा दूं जिसमें मुझे बार-बार झुक के अंदर जाना पड़े, वो इतना आवाज आता नहीं है, इसलिए आसपास सुनता हूं तो मुझे क्वेश्चन समझ नहीं, तो ब्लूटूथ स्पीकर नहीं आता जो, वो लगा दूं तो वॉल्यूम ज्यादा कर चले, तो उसमें एक दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि माइक्रोफोन ना काम चेक कर, जैसे यहाँ तक मैं सुनता हूँ ना क्वेश्चन, तो अच्छे से मुझे पता नहीं चलता, तो पास में जाके सुनना। चलेंगे, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो देखो तुम लोग क्या करना है। ऐसे हटना बड़ा सा तो देखो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा बाय 2 पाई छोटा, यानी ई का वेरिएशन क्या होगा ना, और डायरेक्शन को देख लो, प्लस माइनस चूज कर लो, ताकि दैट्स ग्राफ बनाओ, मैं भी बनाने वाला हूँ, 5 सेकंड और, अपने आप बनाओ, हॉलो सिलेंडर, इनफाइनाइट वायर, और फिर सॉलिड सिलेंडर का भी बताऊंगा। ग्राफ में क्या होगा ना, 1/r का प्रोपोर्शनल क्या है, ये तो मैं ऐसे ही क्रॉस करके बनाया था, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, इसके ग्राफ तो मुझे ऐसे है, d is proportional to 1/, और यहाँ पे अंदर 0 है इंटेंसिटी, ध्यान रखना, इसलिए ई का ग्राफ ऐसे होता है। और सॉलिड का भी हमने कर लिया, तो सॉलिड का भी यही बना, सॉलिड इनफाइनाइट, सॉलिड में अंदर का जो फील्ड इंटेंसिटी है, थोड़ा ध्यान से देखो फॉर्मूला, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, और जो बाहर है वो है प्रोपोर्शनल टू 1/स्मॉल आर, देयरफॉर इसका भी कुछ कुछ स्फीयर जैसे होगा, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ पे है ई प्रोपोर्शनल। देखो ये सॉलिड सिलेंडर का इनफाइनाइट सॉलिड,
सर एक्सक्यूज मी हाँ बेटा, सर, मतलब इसका ये मतलब है कि अगर कोई सिलेंडर हो या इनफाइनाइट वायर हो, कैसी भी हो, उसमें सिर्फ डिस्टेंस सेम होना चाहिए उस पॉइंट का, बाकी ऊपर नीचे हो तो उस पे इफेक्ट नहीं होता। सुनो सुनो, लैंग्वेज तुमने बहुत ज्यादा लंबा यूज किया तो मैं शायद पकड़ नहीं पाया अच्छे से। जो मैं बता रहा हूँ एक बार सुन लो, उससे शायद तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, अगर नहीं होता तो दोबारा पूछ ले। देखो, इनफाइनाइट वायर से कि जो एक्सिस से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी से मतलब रहता है। यानी तुम अगर मान लो, समझो इसको, अगर ये इनफाइनाइट सिलेंडर, तुम अगर यहां से 2 सेंटीमीटर दूर इंडस्ट्री निकालना चाहोगे, या यहां से 2 सेंटीमीटर दूर इंडस्ट्री निकालना चाहोगे, या यहां से 2 सेंटीमीटर दूर इंडस्ट्री निकालना चाहोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस से मैटर करता है, और वो कौन सी जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे कोई मतलब नहीं, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, यहां से 2 सेंटीमीटर हो, इन चारों जगह पे इंटेंसिटी का वेक्टर सेम आए। आई थिंक इससे शायद तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना? यस सर, यही था क्वेश्चन। थैंक यू सर। वो मुझे लग ही रहा था, पर तुमने इतना लंबा करके पूछा कि मैं इनिशियली उतना पकड़ नहीं पा रहा। चलो एनीवे, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। चलो आपको समझ में आ गया ना? ओके, अब हम लास्ट बात करेंगे इनफाइनाइट शीट। आज हॉलो थिक वेक का आज इतना टाइम नहीं होगा, बस एक इनफाइनाइट शीट। ये पूरा इंफिनिटी पे तब जाके जीरो होगा, ये टच नहीं करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। ये जो ग्राफ मैंने बनाया था ना, ऐसे बनाया था ना कुछ ऐसे, ऐसे बनाया था ना, ये कहीं टच नहीं होगा। ये तो फाइनाइट होगा, ये फाइनाइट होगा, हाँ, लेकिन ये जो है ना, ये टच नहीं होगा, ये पूरा इंफिनिटी पे जाके टच होगा, यानी ये इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक ग्राफ। एसिम्प्टोटिक ग्राफ या एसिम्प्टोट का मतलब होता है टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो टच करेगा, ये जो ग्राफ है, नीचे जाते 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 टच करेगा इंफिनिटी, यानी एसिम्प्टोट कहते हैं। ये नाम है मुझे एसिम्प्टोट, इस तरह। चलो अब बस इनफाइनाइट शीट को एक बार शॉर्ट में कर देते हैं। इनफाइनाइट शीट में एक और सिमेट्री है। तो इनफाइनाइट शीट होता कैसा है कि ये शीट हो गया मान लो, और चारों तरफ इंफिनिटी की तरफ फैला हुआ ये, और पूरा चार्ज से भरा हुआ ऐसे। अब ये तो इसका 3D व्यू हो गया, बट इस व्यू का मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं तो इसको साइड से देखूंगा। तो साइड से देखूंगा तो बस एक लाइन नजर आए, साइड से मैं देखूंगा तो सिर्फ एक लाइन नजर आए ऐसे। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ, मैं अगर साइड से देखूंगा तो एक लाइन नजर आएगा। अच्छा, वॉइस क्रैक, सर आ गई, सर आ गई। तो एक काम करो, हाँ, तो मैं इस बार जो वॉशिंग सरफेस चूज करूंगा ना, वो देखो कैसे है। यानी ऐसे एक सिलेंडर जिसका जो फ्लैट सरफेस है ना, वो पैरेलल टू द शीट, फिर पीछे भी रखोगे इतना ही लंबा, उससे क्या होगा, ये इंटेंसिटी हो जाएगा और ये ए वेक्टर। तो इसको अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं तो ऐसे हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली इस बार कर्व सरफेस एरिया में E डॉट डी का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। अब देखो क्यों नहीं आएगा, कर्व सरफेस एरिया में देखो जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो ऐसे होता है, और जो ई वेक्टर है वो ऐसे होता है। इसलिए जब E डॉट डी निकालूंगा, उसमें देखो जो कर्व सरफेस एरिया उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ फ्लैट सरफेस का होगा। फ्लैट सरफेस का क्या होगा, E डॉट ए, और ये भी E डॉट ए, यानी
इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे भी ई है और वहां पे भी ई है, इसलिए 2 आ गया। इज इक्वल टू, अब चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, जो शीट है ऑब्वियसली सिग्मा होगा, तो चार्ज कितना आएगा ना, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा, चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन। देयरफॉर ई ए इंटू 2 इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ई हो गया इक्वल टू सिग्मा बाय। अगर याद करके देखो हमने डाइपोल के टाइम, याद करके देखो मैंने डाइपोल के टाइम बताया था एक टॉपिक, डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन देखो एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी चार्ज से अगर तुम दूर जाते हो तो फील्ड इंटेंसिटी घटता है। तो सोच के देखो लॉजिकल, कोई भी चार्ज से अगर तुम दूर जाते हो तो उसका फील्ड का कंट्रीब्यूशन घटता है, तो यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगा कैसे? तो यूनिफॉर्म फील्ड निकालना या पाना या बनाना इज नॉट सो इजी। इतने देर हम लोग एनालिसिस किया, स्फीयर, ये सिलेंडर, हॉलो, सॉलिड, सब कुछ कर लिया, कहीं पे भी देखा होगा एक चीज, यूनिफॉर्म कहीं नहीं आया। पहली बार यूनिफॉर्म फील्ड आया, कैसे? देखो डिस्टेंस से कोई मतलब। तो therefore it is actually practically very difficult to obtain uniform electric field। हमने इतना एनालिसिस किया इलेक्ट्रिक फील्ड, कम से कम 3 या 4 क्लास हो रहा है शायद अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक भी यूनिफॉर्म नहीं आया, पहली बार यूनिफॉर्म आया। तो दिस इज व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यानी एक इनफाइनाइट शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है वो बनता है यूनिफॉर्म। दैट्स द केस, ठीक है? तो इट्स नॉट सो इजी है, ठीक है? चलो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। इसके ऊपर काफी डिस्कशन है, और प्लस वो जो रो वगैरह ये सब चीजें वो सब भी आएंगे धीरे धीरे, देखना इसके ऊपर, और फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा। सो दिस इज व्हाट गॉस लॉ इनफाइनाइट शीट एग्जांपल, ओनली वन एग्जांपल, बट अभी पूरा कंप्लीट है, इसके ऊपर हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो पहले नोट कर लो, आज इतना ही करेंगे। चलो एटलीस्ट पावर आ गई, होपफुली कल लग जाएगा। सर हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई टाइम कर दिया 2 से, लेकिन सर डिफरेंट No, डायरेक्शन में देखो ये जो मैंने सिलेंडर लिया ना, इसमें से सिर्फ फ्लैट सरफेस में ई डॉट डी का कंट्रीब्यूशन बन रहा है, कर्व में नहीं बन रहा। देखो कर्व में क्यों नहीं बन रहा? तो फ्लैट में एक तरफ ई है और दूसरे तरफ भी ई है, तो ट्वाइस ये होगा ना, बस इसलिए हमने ऐसे ही लिखा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नहीं, 2 से हालांकि मल्टीप्लाई आपने नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इधर e into a into cos 0, इधर भी e into a into cos 0, तो दो अलग अलग जगह पे e dot a का कंट्रीब्यूशन ऐड हो रहा है, तो एक्चुअली इट इज ea plus e, अब उसको लिख दिया 2 into e, ठीक है ना? नहीं सर, मेरा सर क्वेश्चन अलग है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ऐसा करना गलत नहीं, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है ई, तो कैंसिल आउट कर देंगे। देखो याद करके देखो, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट के टाइम बताया था, इज दैट डॉट प्रोडक्ट में जो प्लस और माइनस आता है वो वेक्टर के वैसे नहीं आता है, वो वेक्टर के एंगल के वैसे आता है। वो वेक्टर ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके डॉट प्रोडक्ट सेम है। अब देखो इसमें ई और ए एक डायरेक्शन में है, इसमें ई और ए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों में डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू सेम आएगा। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो साइन होता है ना प्लस माइनस, वो ई और ए से नहीं आता है, वो उसके कॉस थीटा से आता है। तो अगर थीटा ज्यादा हो जाएगा तब जाके नेगेटिव आता है। अब देखो इसमें देखो ई और ए के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। यहाँ पे भी देखो ई और ए के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो देखो दोनों जगह 0 डिग्री है, इसलिए दोनों ही प्लस प्लस हुआ है, e into a into cos 0, उधर भी e into a into cos 0 और इधर भी e into a into cos 0, इसलिए ऐड होके 2 टाइम्स ये हुआ है, ये जो मैंने लिखा है। अब ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ और ऐड ऑन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलो ओके, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे। सर एक्सक्यूज मी, मेरे को एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। सर वो टॉपिक से रिलेटेड है, वो मैंने कुछ बुक पढ़ी थी, उसमें था सर, हाँ? बुक में लिख रखा था कि दो गॉस लॉ हैज बीन प्रूव्ड फॉर अ स्फीयर, it is true for a closed surface of any shape because the geometry of the surface does not appear in the law. नहीं देखो, अगर याद होगा तो मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि जो टोटल लाइंस निकल रहा है वो q by एप्सिलॉन नॉट है। अब उसको तुम जैसे मर्जी काउंटिंग करो,
अगर तुम स्फेरिकल सरफेस से काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग आसान होगा, लेकिन सर आप म्यूट हो गए। हाँ, तो जो मैं कह रहा था इसमें कि देखो एक क्यू चार्ज से कितने लाइंस निकलेंगे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से। अब अगर तुम उसको स्फीयर लेके काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग थोड़ा सिस्टमेटिकली होगा, आसान होगा। पर अगर कोई उत्पटांग से भी सरफेस लोगे तो काउंटिंग फिर भी तो वही होगा, है या नहीं? अच्छा, तो अगर yes, उत्पटांग का सरफेस लोगे, यदि अगर कोई रैंडम सा गॉसियन सरफेस लोगे तो हमें फिर ई डॉट डी के बारीकी में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट अदरवाइज काउंटिंग तो वही होगा ना। इसलिए स्फेरिकल लेके करो या रैंडम सरफेस लेके करो, कोई अंतर नहीं आने वाला है। बस गॉसियन सरफेस का जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा कि क्लोज सरफेस होने चाहिए, बस। ठीक है, yes sir, thank you sir। चलो ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, है ना? गुड नाइट चलो, सर, सर थैंक यू एक सर। सेकंड सर, ओके, स्क्रीनशॉट गुड नाइट। लेना था। हाँ सर स्क्रीनशॉट लेना था एक बार, प्लीज आप एक सेकंड दे सकते हैं? हाँ हाँ, वो ले लो, कोई बात नहीं। सर हो गया, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। चलो, ठीक ठीक, ओके।